अभी तक मैंने 12 वीडियो YouTube चैनल पर डाला है। आपने देखा होगा, जो नहीं देखे हैं वो देखें, निश्चित रूप से कंपटीशन में आपको लाभ मिलेगा। यद्यप किसी टॉपिक से संबंधित नहीं है, किसी चैप्टर से संबंधित नहीं है, नहीं तो आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके वो वीडियो मिलता, इसीलिए कोई लेक्चर का नाम नहीं दिया गया है। आज हम राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ पर प्रकाश डालेंगे। आप जानते हैं कि राजनीति शास्त्र मुख्य परीक्षा में उपयोगी है। अभी यूपीएससी में कई छात्रों ने राजनीति शास्त्र को विषय के रूप में लेकर सफलता भी हासिल किया है। यूपी पीसीएस में भी इसका अपना जलवा रहा है। तो जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें प्रायः 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है वह यूपीएससी में 250 और दूसरा भी 250, कुल 500 अंक का सब्जेक्ट है, और यूपी पीसीएस में 400 अंक का है। जो पहला प्रश्न पत्र होता है सोशल साइंस के किसी भी विषय का, वो प्रायः ट्रेडिशनल होता है और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की चीज़ों का वर्णन होता है। यद्यप राजनीति शास्त्र में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में ही रखे गए हैं, लेकिन प्रायः जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है उसमें सारे टॉपिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के होते हैं। इसीलिए वे समसामयिक होते हैं, समसामयिक घटनाओं से संबंधित भी होते हैं। कोई भी विषय लीजिए, आप लोक प्रशासन लीजिए, आप हिंदी लीजिए, आप इतिहास लीजिए, आप समाजशास्त्र लीजिए, आप राजनीति शास्त्र लीजिए, आप भूगोल लीजिए, आप अर्थशास्त्र लीजिए, यानी किसी भी विषय को लेकर आप पढ़ेंगे तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें प्रायः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के मैटर होंगे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की चीज़ें आज हम पढ़ते हैं उसे हम समसामयिक भी कहते हैं। यही कारण है कि उसके जो प्रश्न हैं वो वर्तमान समस्याओं से जुड़े होते हैं। अब अगर आपको वर्तमान समस्याओं की जानकारी है और विषय पर कॉन्सेप्ट है तो आप बिना पढ़े ही अपने मन से उनका उत्तर देते हैं, यानी डिमांड के अनुसार सप्लाई देते हैं। हर प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं जिसे खंड का और खंड खा कहा जाता है, और प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न होते हैं। पहले 10 प्रश्न हुआ करते थे टोटल, अब 8 प्रश्न होते हैं। 2 की कमी हो गई। और इसमें जो पहला और 5वां होता है ये अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब ही होता है कि इसे ज़रूर करना है, इसे करना आपकी बाध्यता है। ये कंडीशन तय कर दी गई, शर्त तय कर दी गई कि इसे ही करिए, इसमें विकल्प नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कि आपके वास्तविक ज्ञान का परीक्षण प्रायः इन दोनों प्रश्नों में होता है। यही कारण है कि ये जो प्रश्न होते हैं इसमें टॉपिक का चुनाव करके भी हम पढ़ लेते हैं, गेस भी कर लेते हैं, तो प्रायः फंस जाते हैं। लेकिन इनके बारे में पहले से तय कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए विषय के कॉन्सेप्ट को हमें डेवलप करना पड़ता है और प्रायः ये टिप्पणियों के रूप में आते हैं। जैसे
का, खा, गा 3 टिप्पणी हो गई, इसमें 2 टिप्पणी आपको करना है। और टिप्पणी को अंग्रेजी में क्रिटिक कहते हैं, इसलिए टिप्पणी में भी पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष की बात आती है, जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन में होता है। हो सकता है कि कभी कभी वही प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आ रहे हैं और आपको 50 नंबर के मिल रहे हैं, जबकि वही प्रश्न कभी कभी टिप्पणी के रूप में भी पूछ लेते हैं। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतक, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम मूवमेंट और राज्य सेवा परीक्षा में तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी रखा गया है, जबकि यूपीएससी में इसे द्वितीय प्रश्न पत्र में रखा गया है। राज्य सेवा परीक्षाओं में द्वितीय प्रश्न पत्र में केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ही रखा गया है, लेकिन यूपीएससी में इसके साथ तुलनात्मक राजनीति को भी रखा गया है। अब ये जो टिप्पणी वाले प्रश्न होंगे, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र में जितने भी रखे गए हैं, कहीं से कोई पूछा जा सकता है। जैसे पहली टिप्पणी आ गई कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है। आप 300 शब्द लिखें। लेकिन इसी में दूसरी टिप्पणी आ गई कि यदि संप्रभुता संबंधी संपूर्ण विचार का राजनीति शास्त्र से परित्याग कर दिया जाए तो राजनीति शास्त्र को एक स्थायी लाभ होगा। और इसी में तीसरी टिप्पणी आ गई कि विचारधारा के अंत का महत्व। अब आपको 2 टिप्पणी पर उत्तर देना है। या तीसरी टिप्पणी आ गई कि क्या व्यवहारवाद मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सफल रहा। तो आप देख रहे हैं कि जो टिप्पणी है वो पूरी किताब से कहीं पूछा जा सकता है। एक टिप्पणी संविधान की हो गई, एक टिप्पणी मान लीजिए संविधान की आ गई, एक टिप्पणी सिद्धांत की आ गई, एक टिप्पणी तुलनात्मक राजनीति से उठा के दे दिया। तो पूरे कॉन्सेप्ट इसी के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम अनिवार्य प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को रखा गया है, जबकि यूपीएससी में तुलनात्मक राजनीति को भी उसमें रखा जाता है। और इसमें भी खंड का और खंड खा आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेकंड पेपर के रूप में है। अब इसमें इसी को हम आईपी कहते हैं, इसी को आईआर कहते हैं। आईआर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपी। ये इसका सैद्धांतिक पक्ष है और यह इसका व्यवहारिक पक्ष है। और इस व्यवहारिक पक्ष को हम जीएस में भी रखे हैं। इसीलिए माना जाता है कि राजनीति शास्त्र आपके जीएस के द्वितीय प्रश्न पत्र को
अपने में समाहित किया है, उसी से वो प्रश्न पत्र निकला ही है। इसीलिए आज इतिहास, भूगोल या अन्य फिलॉसफी, अन्य विषयों की अपेक्षा राजनीति शास्त्र का महत्व काफ़ी बढ़ा है। यद्यपि यह एक संवेदनशील विषय है, इसलिए लिखते समय थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में एक भी गलत टिप्पणी पूरे एक्टिविटी को समाप्त कर देती है, आप जैसा देखते भी हैं। यहाँ पर जो खंड का से सवाल होंगे उसमें प्रायः आईपी के सवाल होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, विकास, उपागम, स्वायत्ता, आदर्शवाद, यथार्थवाद, परंपरावाद, विज्ञानवाद, मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत, नव यथार्थवाद, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय आंशिक सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, खेल सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, शक्ति का अर्थ, शक्ति के तत्व, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय जनमत, शीत युद्ध, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण, विदेश नीति, राष्ट्रीय हित, राजनय, ये एक प्रकार से पहले खंड के हिस्से हैं। और दूसरे खंड में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा विदेश नीतियों को रखा गया है। इसके अलावा अन्य समसामयिक मुद्दों को भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है, चाहे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ द टेररिज्म, ये सब भी इसके विषय हो जाते हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि राजनीति राज्य में होती है, राज्य समाज में बना, तो जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता जाता है वैसे वैसे राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है और इसी के साथ राजनीति भी बदलती जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एटम बम बना, यानी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। इसलिए स्वाभाविक है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जहां राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण दार्शनिक था और वह मूल्यों या नैतिकता के अध्ययन पर बल देती थी, वह केवल संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित थी, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन नहीं करी। इसीलिए कह भी दिया जाता है कि राजनीति शास्त्र का उदय और अंतराज्य से होता है। वहाँ पर केवल हम आदर्शवादी दृष्टिकोण में फंसे रहे और यथार्थ को समझने का प्रयास नहीं किए। यही कारण है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मेरियम की अध्यक्षता में इस बात की चर्चा होने लगी कि अब हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। तब मैंने संस्थाओं के स्थान पर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन शुरू किया। इसी को व्यवहारवाद भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है, जब पढ़ाएंगे डिटेल चर्चा होगी, कि अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का उदय हुआ। इसी को आधुनिक राजनीति, वैज्ञानिक राजनीति भी कहते हैं। इसी को शक्तिवादी राजनीति भी कहते हैं, क्योंकि साइंस इज ए पावर, जहाँ विज्ञान है वहीं शक्ति है। आज आप देखते हैं टेक्नोलॉजी शक्ति का परिणाम है। अगर आप नंगे तार को छू लेते हैं तो मर जाते हैं, ये शक्ति का ही प्रमाण है। एटम बम फेंक दिया जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।
सैटेलाइट्स वहीं बैठे बैठे आपके घरों और सड़कों का नक्शा लेकर के सरकार को दे देता है। अमेरिका से फ़ोन होता है तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर आवाज़ आपकी पहुँच जाती है। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिवादी राजनीति का जन्म हुआ। इसलिए आज हम राजनीति को पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखते हैं। आज चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों स्थानों पर शक्ति का ही महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष होता है। और आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों राजनीति का उद्देश्य शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति को बनाए रखना और शक्ति को बढ़ाना है। तो इसी तरह से जो पहला खंड है इसमें प्रायः सैद्धांतिक प्रश्न होंगे जिसमें करंट से बहुत रिलेशन नहीं होगा, फिर भी आपको अपने विचार देना ही पड़ेगा कहीं कहीं। अब इसमें भी 1, 2, 3, 4 प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न में टिप्पणियाँ होंगी। खंड खा में प्रायः राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन तथा विदेश नीति से प्रश्न होंगे। और इस बात को आप नोट कर लीजिए, वही प्रश्न बड़े प्रश्न के भी रूप में आता है, वही टिप्पणी भी बन जाता है। इसीलिए 60 शब्द को 600 शब्द में लिख देना और 600 शब्द को 60 शब्द में समेट देना। जब यह कला आपके अंदर विकसित हो जाती है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। और यह सोचना कि नहीं हम याद करके जाएंगे लिख देंगे, शायद एक बड़ी भूल होगी। जो मुख्य परीक्षा के उत्तर होते हैं उसमें हो सकता है कि 30% आपके किताब के हों, लेकिन 70% चीज़ें अपने दिमाग की उपज होती हैं, प्रश्न की समझ होती है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सप्लाई भले ही कमज़ोर हो लेकिन डिमांड के अनुरूप हो। अगर कोई दाल मांगे तो आप पनीर लेकर ना जाएं, भले दाल खराब ही हो लेकिन वो दाल ही होनी चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर यह समझना चाहता है कि जब आप डीएम और एसडीएम बन जाएंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आएंगे, तो जो वो बात कहेंगे वो उसे आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। किसी ने कहा आपका क्या नाम है, आपने कहा हम रेलवे स्टेशन के पीछे रहते हैं, तो यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि प्रश्न को लिखते समय बार बार, यानी उत्तर लिखते समय बार बार प्रश्न देखते रहिए और इस बात को सदैव दिमाग में रखिए कि हमें इतने शब्द का प्रयोग करना है, हमें डिमांड को पूरा करना है, डिमांड के अनुसार सप्लाई ले जाना है, हमें फर्जी कुछ भी नहीं लिखना है। हमें जहाँ से मूल प्रश्न शुरू होता है उत्तर हमें वहीं से दे करके जाना है और हमें निष्कर्ष को सकारात्मक दिखाना है। अब पहले खंड बहुत आसान है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपने परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद पढ़ लिया, पहला चैप्टर पढ़ लिया। मार्गेंथाउ का यथार्थवादी और नव यथार्थवादी सिद्धांत आपने पढ़ लिया। यथार्थवादी मार्गेंथाउ का है, नव यथार्थवादी जॉर्ज कैनन का है। आपने व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत पढ़ लिया। आपने 1-2 टॉपिक शीत युद्ध और शस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण पढ़ लिया, आपका काम हो गया। मुश्किल से 4 टॉपिक से काम हो जाएगा, लेकिन पूरा पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि अनिवार्य प्रश्न है आपके समक्ष खड़ा। ये क्रोकोडाइल की तरह मुँह बाए खड़ा है, इसी से आपका मूल्यांकन भी होगा क्योंकि ये सीमाओं में बांध दे रहा है। यहाँ विकल्प है, यहाँ आप विकल्पहीन हैं। जब आप विकल्पहीन होते हैं तो निर्णय लेना आपकी मजबूरी हो जाती है और जो सही निर्णय लेता है वह विजयी हो जाता है और जो उस पर गलत तरीके से निर्णय लेता है वही पीछे चला जाता है। अब जैसे एक सवाल पर हम चर्चा करें कि आपने मार्गेंथाउ का यथार्थवाद पढ़ा। अब इस पर आप 3 प्रश्न बना सकते हैं। पहला प्रश्न आया, मान लीजिए फुल क्वेश्चन आया,
मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। एक प्रश्न ये बन गया। दूसरा प्रश्न आया, मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत वास्तव में यथार्थवादी ना होकर के अयथार्थवादी है। टिप्पणी करो। वैनो वासरमैन का स्टेटमेंट आ गया कि जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत विद्यमान है तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रगति नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के उसका उत्तर एक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार लिखने का तरीका अलग अलग है। वही डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय सिद्धांत फुल क्वेश्चन में आ गया और उसी में टिप्पणी भी पूछ लिया कि निर्णय सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आंशिक सिद्धांत है। अब क्यों आंशिक सिद्धांत है? क्योंकि निर्णय सिद्धांत केवल विदेश नीतियों के अध्ययन में ही लागू होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल विदेश नीति नहीं है। यद्यपि फेलिक्स ग्रास का स्टेटमेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन विदेश नीतियों का अध्ययन है, विदेश नीतियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन और भी कुछ है, इसलिए एकांगी सिद्धांत है। तो सवाल कठिन नहीं है, पढ़ाई भी कठिन नहीं है, सरल है तैयारी, लेकिन कंपटीशन में पढ़ाई नहीं, समझ विकसित करने की आवश्यकता है। जब एक समझ विकसित हो जाएगी तो कभी भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पढ़ने के बाद जब आप लेटिए बैठिए तो पर्टिकुलर प्रश्न पर एक चिंतन करिए। अगर वो चिंतन, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो प्रश्न के उत्तर की पिक्चर ऐसे सामने खड़ी हो जाएगी। जैसे जब आप किसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसका नाम लेते ही वो चीज़ें उभर कर आती हैं। जैसे किसी ने कहा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो आपको लगा वाह शाहरुख खान और काजोल आ रही हैं। ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है आपके पास। उसी तरह से जब प्रश्न का कोई नाम लेगा तो वो पूरी बात आपके सामने उभर कर आ जाएगी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ मात्र बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से समानता असमानता भी बता सकते हैं, बशर्ते टाइम को ध्यान में रखकर, क्योंकि अब हम लोग अपने ऊपर निर्भर नहीं हैं। अब हम आईटी पर निर्भर हैं कि आपका नेट कितना काम कर रहा है, आपकी मोबाइल कितना चल रही है, उसके ऊपर भी निर्भर हैं। इसलिए आप चाह कर भी नहीं पढ़ सकते, नहीं देख सकते, कुछ आपकी मजबूरियां हैं। सभी के पास वाईफाई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के पहले हमें राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझ लेना चाहिए। और आप ये भी जानिए कि जहाँ राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक दल या समूह राजनीति करते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राजनीति करते हैं। और राजनीतिक दल या समूह जिस प्रकार से अपने हित को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अपनी सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय हितों में भिन्नता है, सबके अपने अपने हित हैं। इसीलिए हितों में टकराव होता है। जैसे आज भारत और चीन के बीच टकराव है, लद्दाख में सेनाएं आमने सामने डटी हैं। ऐसा नहीं है जैसे तमाम लोग सोचते हैं कि नहीं, भारत तो युद्ध नहीं कर रहा है। राजनीति में युद्ध अंतिम विकल्प है। अगर युद्ध किए बिना हम युद्ध जीत लें तो इससे बड़ा विजयी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं कहलाएंगे, क्योंकि युद्ध तो हार और हताशा का प्रतीक है।
इसीलिए आज कोई भी राष्ट्र पहले युद्ध की बात नहीं करता। आज जिसे हम बहुत शक्तिशाली समझते थे चीन को, हमने उसे 2-2.5 महीने से घेर कर रखा है। भले हो सकता है कि हमारी सीमाओं के आसपास चला आया हो, यद्यप वहाँ यलोसी नहीं यलेसी है, और यलेसी में सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। जहाँ से चिन्हित हो जाए वही सीमा है, क्योंकि वहाँ कोई तार, कोई बाड़, कोई कांटा, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन जो चीन विश्व विजयी बनने का सपना लेकर निकला था, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा था, और वो चाहता था कि दक्षिण एशिया में या एशिया में भारत पर विजय प्राप्त करके हम आगे बढ़ें, उसको मैंने 2 महीने से वहीं पर कांस्टेंट कर दिया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय साख में उसकी कमी हुई है। अन्य लोग उसे नहीं डरेंगे। जैसे आप किसी के घर के दरवाजे पर खड़े हो जाएं और कह दें कि आप इसके आगे बढ़िए तो हम बताएं, या तो आप पीछे जाइए, और वो आगे बढ़ने की जुर्रत ना करे, तो ये आपकी विजय को व्यक्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती को व्यक्त करता है। और अन्य देशों का मनोबल बढ़ेगा कि यह ऐसे ही शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे तो यह कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए आप यह ना समझिए कि इससे चीन की शक्ति बढ़ रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मैंने घेर कर रखा है, मैंने चीन की शक्ति को कमज़ोर किया है और अन्य देशों में चीन के प्रति कॉन्फिडेंस भरा है कि अगर चीन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करे तो वो भी ऐसे खड़े हो सकते हैं। इससे चीन की शक्ति का ह्रास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए हमें राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं। इसी के चलते एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसे हम आप आ रहे हैं। समान आवश्यकता और इच्छा वाले लोग मिलकर आपस में एक समूह बना लेते हैं। चूँकि सबकी आवश्यकताएं और इच्छाएं एक जैसी नहीं होती, हमारी और आपकी एक जैसी होंगी तो हम एक समूह में इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी और उनकी एक जैसी होगी तो एक अलग समूह बना लेंगे। यही कारण है कि कई समूहों का जन्म हो जाता है। चूँकि प्रत्येक समूह की अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं जो कि इनसे भिन्न हैं, इनकी अलग हैं, इनकी अलग हैं। जब ये कार्य करने का कोई प्रयास करेंगे तो इनके हितों को चोट पहुंचेगी, तो ये उसे रोकने का प्रयास करेंगे, ये उसका विरोध करेंगे। तो जब वो इसका विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। अब ये अपने हितों को प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा किए जाने वाले विरोध को समाप्त करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। इसीलिए माना जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में 3 तत्व होते हैं। नंबर 1, समूहों का अस्तित्व। यहाँ समूह को हम राजनीतिक दल से भी व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2, संघर्ष या विवाद। और नंबर 3, शक्ति। अभी मैंने कहा कि समान आवश्यकता और इच्छा वाले लोग आपस में मिलकर एक समूह बना लेंगे। चूँकि लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए कई समूह अस्तित्व में आ जाते हैं। चूँकि हर समूह की आवश्यकता और इच्छा अलग अलग है, इसलिए एक जब उसे प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करता है तो दूसरा उसका विरोध करता है, इसलिए उसके बीच संघर्ष पैदा हो जाता है। अब उसके द्वारा किए जाने वाले विरोध
पर विजय प्राप्त करने के लिए पहला अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए शक्ति का जन्म हो जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहले राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समूहों के बीच, यहाँ समूह का अर्थ पॉलिटिकल पार्टी से भी है, दो या दो से अधिक समूहों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में किया गया संघर्ष ही राष्ट्रीय राजनीति है। तो अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय राजनीति को भी हमने शक्ति संघर्ष के रूप में देखा, पावर स्ट्रगल के रूप में देखा। इसमें अगर देखा जाए तो इसका सर्वाधिक महत्व है, ये डिस्प्यूट है और माना जाता है कि डिस्प्यूट इज ए सोल ऑफ पॉलिटिक्स, विवाद ही राजनीति की आत्मा है। इसीलिए माना जाता है कि अगर विवाद नहीं होगा तो फिर राजनीति नहीं होगी। इसीलिए राजनीति में विवाद खोजा जाता है, अगर नहीं मिलता है तो जबरदस्ती पैदा किया जाता है, क्योंकि अगर विवाद खत्म हो जाए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए माना जाता है कि विवाद अमूर्त है, अमूर्त जो ना दिखाई पड़े, और झगड़ा उसका मूर्त रूप, झगड़ा उसका मूर्त रूप। हमारे आपके बीच कितना विवाद है दिखाई नहीं पड़ता, ये प्रकट होता है झगड़ा के रूप में, ये इसका व्यवहारिक रूप है। इसीलिए कहा जाता है विवाद के कारण झगड़े होते हैं, विवाद के कारण झगड़े होते हैं, झगड़ों के कारण विवाद बने रहते हैं। लेकिन विवाद इतना अधिक ना हो कि समझौते की कोई गुंजाइश ना रह जाए, और विवाद इतना कम भी ना हो कि आसानी के साथ समझौता हो जाए, क्योंकि अगर कभी समझौता नहीं होगा तब भी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब बहुत आसानी के साथ समझौता हो गया कि हम आप आए, फट दे गले मिल गए, तब भी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए राजनीति विवादों के मध्य चलती है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे में विवाद खोजने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने कहा कि राजनीति में शक्ति का सर्वाधिक महत्व है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शक्तिवादी राजनीति का ही जन्म हुआ है। मार्गेंथाउ ने तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष के रूप में ही देखा। इसीलिए जो शक्ति को महत्व देते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वह यथार्थवादी हैं, वह राष्ट्रहित की महत्ता को समझते हैं, और जो सहयोग, नैतिकता, विश्व बंधुत्व, सहानुभूति, वसुधैव कुटुंबकम को महत्व देते हैं, वह आदर्शवादी होते हैं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक आदर्शवादी विचारक के रूप में देखा जाता है। उनकी विदेश नीतियों में आदर्शवाद की झलक है। इसीलिए चीन ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति का विरोध किया, गुट निरपेक्षता का। उसने कहा दुनिया में दो ही गुट हैं, या तो साम्राज्यवाद या तो साम्यवाद, इसके अलावा कोई तीसरा गुट नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तटस्थता धोखे की टट्टी है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना किया चीन, लेकिन नेहरू नहीं समझ पाए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर के पंचशील समझौता तक करी। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके भारत के पंचशील के समझौते को हिमालय की बर्फीली चोटियों में दफना दिया और भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। आज उसी का दुष्परिणाम हम लद्दाख में कोरोना काल में भी भोग रहे हैं, जिसमें जो पैसे हमारे गरीब जनता और बीमार लोगों पे खर्च होना चाहिए, आज वही हम चीन को अपने यहाँ आने से रोकने पर खर्च कर रहे हैं। शक्ति का सर्वाधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शक्ति साधन भी है और साध्य भी है।
यानी शक्ति साधन भी है, साध्य भी है। जैसे आपने सुना होगा या जानते भी हैं, क्योंकि अब आप वरिष्ठ हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, कि पैसा पैसा कमाता है। आज आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था में भी लोगों ने 50 लाख रुपए खर्च कर रखा है। तमाम डिजिटल व्यवस्था है, पैसे कमा रहे हैं। नहीं कुछ हो रहा, यूट्यूब में सब्सक्राइब करके व्यूज़ के माध्यम से डॉलर कमा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो उतना पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो जैसे पैसा पैसा कमाता है, वैसे शक्ति शक्ति को प्राप्त करती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं होगा तो आपको और आगे शक्ति नहीं मिलेगी। आपके पास पावर है तो आगे चलकर और पावर मिलेगी, क्योंकि शक्ति शक्ति को प्राप्त करती है। तो शक्ति साधन भी है, साध्य भी है। पैसा साधन भी है, साध्य भी है। लेकिन शक्ति निरपेक्ष नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे शरीर कभी कांस्टेंट नहीं होती। सुबह आप अपना वेट करिए तो आप 70 किलो के होंगे, शाम को करिए तो 71 हो जाएंगे, दोपहर में करिए तो 69 हो जाएंगे, और फिर कभी करिए 69.5 हो जाएंगे। यानी 2 दिन भी आप कांस्टेंट वेट नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर में कई तत्व हैं और हर क्षण उन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। उसी के अनुसार शरीर के भार में भी परिवर्तन होता रहता है। तो शक्ति भी कई तत्वों से मिलकर बनती है, उन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए शक्ति के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए शक्ति सदैव सापेक्ष होती है, कभी निरपेक्ष नहीं होती। शक्ति को मापा नहीं जा सकता, शक्ति का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ हम यहाँ आपको बता देते हैं कि शक्ति भी अमूर्त है। शक्ति कभी दिखाई नहीं पड़ती। हमें देखकर आप ये नहीं कह सकते कि कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि मैं आपका हाथ पकड़ूं और एक बार में तोड़ दूं तो आप कहेंगे सर के पास बड़ी ताकत है। तो ये शक्ति का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पावर है, ये बल प्रयोग से व्यक्त होता है। इसीलिए शक्ति अमूर्त है और बल प्रयोग उसका मूर्त रूप। शक्ति में बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। अगर किसी के पास शक्ति है तभी वो अपने बल का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर विषय तो नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। तो राजनीति शास्त्र में सबका अलग अर्थ है। शक्ति माइनस बल प्रयोग, धन दंड, धन हिंसा इक्वल टू प्रभाव। इट इज़ पॉलिटिकल इफेक्ट इन पॉलिटिक्स। ये गांधी जी का प्रभाव था। ये तीनों इसी में छिपी हुई है। अगर इन तीनों को माइनस कर दीजिए तो उसके बाद जो आता है उसे बल प्रयोग कहा जाता है, उसे प्रभाव कहा जाता है। दंड, जिसके पास जितने बड़ी शक्ति होगी उतने बड़ा दंड देगा। सुप्रीम कोर्ट बड़ा दंड देता है, लोअर कोर्ट उतना बड़ा दंड नहीं दे पाता। जो परमाणु बम जितना बड़ा होता है उतना बड़ा शक्तिशाली होता है। पाकिस्तान के तो रेल मंत्री यहाँ तक कहते थे कि हमारे पास 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम के बम हैं, मैं आवश्यकता अनुसार प्रयोग करूँगा। तो अगर कोई और पाकिस्तान की धरती पर भारत ने एयर स्ट्राइक करके 1000 किलोग्राम का बम गिराया और पाकिस्तान 25 ग्राम के बम में भारत को बर्बाद कर देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में शक्ति और प्रभाव में अंतर है। तो ये आपने राष्ट्रीय राजनीति में अंतर समझा। अब इसी राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ देखेंगे। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनीति करते हैं और राष्ट्र करते हैं, यद्यपि उन्हीं को राज्य कहते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक राष्ट्र के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और उन्हीं राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए जब राष्ट्र
कोई कार्य करते हैं तो उनके बीच टकराव होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी 3 तत्व हुए। एक राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा संघर्ष, विवाद या संघर्ष कॉमन है, यानी डिस्प्यूट इज ए सोल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोथ, और तीसरा शक्ति एज वेल एज है। अभी मैंने कहा चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना, और दोनों शक्ति के लिए ही संघर्ष करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में किया गया संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इसमें आपको जानना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय हित है ये हमारा लक्ष्य है, यानी कोई भी राष्ट्र जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करता है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करना। इसीलिए विदेश नीतियों का उद्देश्य भी राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना। हमारा राष्ट्रीय हित ही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है। जब हमारे हितों की पूर्ति हो जाएगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ही पावर है। जब हम अपने हितों को प्राप्त कर लेते हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं। हम पढ़ाने में सफल हो जाएं तो पावरफुल हो गए, आप IAS PCS हो जाएं तो पावरफुल हो गए। अगर दोनों में से कोई सफलता ना प्राप्त करे तो कमज़ोर हो गया। तो वास्तव में शक्ति क्या है? हित, इंटरेस्ट। हम 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं, 10 मीटर दौड़ना चाहते हैं, अगर हम दौड़ के प्राप्त कर लें तो हम शक्तिशाली हो गए। आप देखते हैं लोग हाथ उठाते हैं, ये इसका हाथ उठाओ, ये देखो जीत गया। कैसे जीत गया? क्योंकि उसने अपने हितों को प्राप्त किया, इसलिए विजयी हुआ। तो नेशनल इंटरेस्ट इज ए पावर, नेशनल इंटरेस्ट इज ए नेशनल सिक्योरिटी, और प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है। इसीलिए राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य है, और संघर्ष ये उसकी प्रकृति है। अब आपसे कोई सवाल करे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, देन यू कैन से दैट डिस्प्यूट इज ए नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति की प्रकृति क्या है? विवाद। अभी मैंने विवाद पर टिप्पणी किया। और शक्ति साधन है। मैंने कहा कि ये साध्य भी हो सकती है। इसीलिए राष्ट्रीय हित और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि मार्गेंथाउ ने कहा भी है कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया वो ये बताया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह से शक्ति संघर्ष के रूप में परिभाषित होती है। लेकिन यह राजनीति का एकांगी दृष्टिकोण है। इसीलिए मार्गेंथाउ ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पावर स्ट्रगल के रूप में ही देखा। इसीलिए परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में सवाल आता है कि मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत एकांगी है, अयथार्थवादी है, आंशिक है, यथार्थवाद की व्याख्या करने में असफल है, अवैज्ञानिक है, आदि आदि। क्यों? क्योंकि केवल संघर्ष के रूप में देखता है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि राजनीति में केवल संघर्ष ही नहीं होता, सहयोग भी होता है। कैसे? अगर सहयोग ना होता तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां कैसे होती, समझौते कैसे होते, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे बनते? तो सहयोग भी होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के अलावा सहयोग भी होता है। एक पक्ष ये है तो एक पक्ष ये है। अगर केवल यही पक्ष व्यक्त हो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आंशिक हो जाएगी। अगर दोनों पक्षों का विश्लेषण हो तो संपूर्ण हो जाएगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग
दोनों पाया जाता है और यही दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गतिशीलता प्रदान करती हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक गाड़ी के समान है जिसमें दो पहिए हैं, एक संघर्ष है अगला पहिया, पिछला सहयोग है और दोनों मिल करके इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो पहिया आगे होता है वो पीछे की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष से सहयोग निकला। अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही ना होता तो सहयोग की क्या आवश्यकता थी। हम सहयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि संघर्ष है। अगर सेकंड वर्ल्ड वार ना होता तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनता? अगर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध ना होता तो नाटो क्यों बनता, सीएटो क्यों बनता, सेंटो क्यों बनता, वारसा पैक्ट क्यों बनता। इसीलिए संघर्ष का महत्व है, लेकिन संघर्ष और सहयोग दोनों मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में माना जाता है कि यह एक व्यापक अवधारणा है। ऐसा माना जाता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच आने वाले सभी प्रकार के संबंध, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, शांतिमय हो या युद्धमय हो, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, व्यापार, रेड क्रॉस, आवागमन, संचार, किसी से भी संबंधित हो, सभी आते हैं। इसीलिए माना जाता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच आने वाले सभी प्रकार के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। इसीलिए कुछ लोग टिप्पणी भी कर देते हैं, कभी कभी मुख्य परीक्षा की टिप्पणी में भी आता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई विषय ना होकर विषयों का भंडार है, विषयों का संग्रह है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई संबंध ना होकर संबंधों का जाल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर भी है और समानता भी है। अंतर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में केवल घटनाओं का वर्णन होता है, इसीलिए आईआर में कोई एनालिसिस नहीं होता, केवल वर्णन लिख दिया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है। लेकिन अब दोनों के बीच भेद लगभग मिटते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों को पर्यायवाची के रूप में देखा जाने लगा है। मैं आखिरी दौर में एक बात आपको बता के समाप्त कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। एक तो राष्ट्र पॉलिटिक्स करते हैं या राज्य पॉलिटिक्स करते हैं, और एक होते हैं राज्येतरकर्ता। इनको हम एक्स्ट्रा स्टेट एक्टर्स कहते हैं। इनका भी असर बहुत बड़ा महत्व है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। राज्येतरकर्ता वह कर्ता होते हैं जो कि राज्य या राष्ट्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उनके अध्ययन के बिना समझा नहीं जा सकता। एक प्रकार से वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निर्धारित और प्रभावित करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो यानी जो सैनिक संगठन है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WTO और भी जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं, चाहे गुट निरपेक्ष आंदोलन हो,
चाहे अन्य प्रकार के संगठन हों, वह सब राज्येतर करता हैं और उनके बिना हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आज पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। धन्यवाद। इसी के साथ समाप्त करते हैं।